इस शहर की खासियत यही थी। यूं तो मुंबई शहर को माया नगरी कहा जाता था, जहां हर कोई अपने सपनों की उधेड़ बुन में लगा हुआ था। इस शहर की खासियत यही थी कि दूर दराज से आने वाले लोग भी यहाँ की तेज रफ्तार की जिंदगी में बस जाते हैं। हर कोई अपने हिस्से की जमीन ढूंढने की ख्वाहिश में यहाँ रात दिन लगा रहता है। शहर की इस चकाचौंध ने यहाँ के लोगों को मानो मशीन ही बना दिया है। ऐसी मशीन जहां लोगों को एक दूसरे से बात करने का भी समय नहीं है। वैसे तो राघव को मुंबई शहर में आए काफी समय गुजर चुका था, लेकिन अभी तक वो इस शहर की आबो हवा में बस नहीं पाया था। राघव का शरीर दिखने में सुंदर सुडौल था और वो काला सूट और सफेद शर्ट पहने इस शहर के मशहूर मेरिडियन होटल के बैंक्वेट हॉल में दीवार के पास लगी कुर्सी पर बैठा था। हालांकि वो सिर्फ यहाँ एक वेटर की नौकरी करता था, लेकिन दिखने में किसी अमीर शख्स से कम नहीं लगता था। हर कोई उसे देखकर सकते में पड़ जाता था। आज इस होटल में बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, लेकिन राघव इन सब से गुम आज की पार्टी में आए लोगों को बेमन से देख रहा था। आते जाते लोगों को देखते हुए राघव ने धीमी आवाज में खुद से कहा, इससे सही तो मैं अपनी कमांडो की नौकरी में था। अगर दादाजी ने 2 साल की शादी का प्रॉमिस नहीं दिया होता तो मैं इस बेतु की जगह पर एक वेटर की नौकरी कभी नहीं करता। और वैसे भी तानिया का बर्थडे आने वाला है और इस बार मुझे एक अच्छा सा गिफ्ट देना ही होगा। उसे पार्टी में आए गेस्ट और उसकी खुद की जिंदगी का अंतर साफ दिख रहा था। उसे याद आ रहा था कि 2 साल पहले जब वो अपनी कमांडो की नौकरी छोड़कर यहाँ शादी करने के लिए आया था, उसके बाद से उसके जीवन में कई सारे नए मोड़ आना शुरू हो गए, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। इन 2 सालों में कभी भी उसकी जेब में 1000 रुपए से ज्यादा नहीं बच पाए और शायद यही बात थी जो हमेशा उसे अंदर ही अंदर से कचोटती थी। उसके जीवन में हाल फिलहाल कई तरह की परेशानियां थी, जिन परेशानियों के इर्द गिर्द वो रात दिन घिरा रहता था। लेकिन जब जब वो अपनी खूबसूरत बीवी को याद किया करता था, मानो जैसे उसकी परेशानियां उसे धुएं के बादल की तरह गायब होते दिखती थीं। हालांकि उसे इस बात का अफसोस भी था कि वो आज तक अपने ही कमरे में अपनी ही बीवी से अलग सोया करता था। तभी अपने ही ख्यालों में खोए हुए राघव को एक आवाज सुनाई दी, राघव, रूम नंबर 888 में खाना पहुंचा कर आओ और हाँ, ध्यान रहे किसी भी गेस्ट को तुम्हारी वजह से कोई तकलीफ ना हो, वरना तुम जानते ही हो। अब चलो उठो जल्दी। मैनेजर ने राघव को घूर कर देखा और सख्त आवाज में कहा। राघव ने नर्म आवाज में कहा, जी सर, दे आऊंगा, लेकिन आप इतना गर्म क्यों हो रहे हो? राघव का जवाब सुनकर मैनेजर ने एक पल राघव को देखा और गुस्से में कहा, क्योंकि तुम्हें एक बार में कुछ भी समझ आता ही नहीं है। अगर मुझे अभी स्टाफ की कमी नहीं होती तो मैं सबसे पहले तुम्हारे जैसे नाकारा को नौकरी से निकालता। मैनेजर को राघव के काम के तौर तरीके बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि उसे हमेशा ऐसा ही लगता था जैसे वो इस काम के लिए बना ही नहीं था। मैनेजर को यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि उनका होटल मुंबई का बहुत नामचीन होटल था और यहाँ बहुत अमीर लोग ही आया करते थे, इसलिए उन्हें अपने वेटर्स के तौर तरीकों पर खासा ध्यान देना होता था। मैनेजर को यह समझ नहीं आता था कि आखिर राघव जैसा आदमी यहाँ कैसे सिलेक्ट हो गया था। उसके हिसाब से तो राघव का एटीट्यूड इस हाई फाई होटल में काम करने के लिए सही नहीं था। मैनेजर एक पल के लिए रुका और उसने मुड़कर राघव को टिप दिखाते हुए कहा, सिर्फ इस टिप की खातिर मैं तुम्हें वहां जाने दे रहा हूं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि भला तुम्हें बुलाने के लिए कौन टिप दे सकता है। अब चलो जाओ और ध्यान रहे कोई गड़बड़ ना हो। रूम 888 पर बहुत स्पेशल गेस्ट है। जी सर, कोई गड़बड़ नहीं होगी, राघव ने हामी भरते हुए कहा। मैनेजर ने खुलकर राघव की तरफ देखा और कहा, ठीक है, जाओ। टिप के तौर पर उसे ये पैसे 888 रूम में ठहरे गेस्ट ने दिए थे, लेकिन उनकी शर्त यही थी कि रूम सर्विस के लिए सिर्फ और सिर्फ राघव को ही भेजा जाए। मैनेजर तो ये सोचकर हैरान था कि आखिर इतने अमीर लोग राघव को कैसे जानते थे। वो ये भी सोच रहा था कि कहीं राघव ने उनसे पहले कोई बदतमीजी तो नहीं कर दी थी और उसका बदला लेने के लिए उसे वहां बुलाया जा रहा था। खैर, मैनेजर को इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वहीं राघव सर्विंग ट्रॉली टेबल को लेकर रूम 888 की तरफ बढ़ रहा था। राघव चलते चलते टेबल पर रखे हुए सामान को देखते हुए खुद से बोलने लगा,
पता नहीं कौन है और सिर्फ मुझे ही क्यों बुलाया है। लेकिन छोड़ो, जो भी है बहुत ही दिलदार आदमी लगता है, क्योंकि इतनी परफेक्ट मील और लगता है बहुत रईस भी है, तभी इतनी महंगी वाइन मंगवाई है। जैसे ही वो रूम नंबर 888 के बाहर पहुंचा तो उसने अपने कोट के बटन लगाए और अपनी टाई को ठीक किया। उसे कई बार याद दिलाया गया था कि अब इस नौकरी में सीरियस दिखना होगा और अपना काम सीरियसली करना होगा, इसलिए वो शिकायत का एक भी मौका नहीं देना चाहता था। तभी पीछे से किसी ने उसे आवाज दी, मिस्टर राघव राठौड़। राघव ने एक नजर पीछे घूमकर देखा, सामने लंबा चौड़ा आदमी काला सूट पहने खड़ा था। राघव ने उसे ध्यान से देखा और धीमी आवाज में कहा, जी मेरा नाम ही राघव है, कहिए। आदमी ने अपनी जेब से एक डेबिट कार्ड और नंबर निकालकर राघव के हाथों में थमा दिया और बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। राघव ने उस आदमी को आवाज देकर रोकना चाहा, लेकिन वो आदमी रुका नहीं। राघव ने एक नजर कार्ड और नंबर को ध्यान से देखा तो उसे याद आया कि ये उसी का डेबिट कार्ड था और ये उसका प्राइवेट नंबर था जो उसने अपने दादाजी को दे दिया था। अपने हाथ में डेबिट कार्ड और नंबर को देखकर वो बहुत खुश हो गया और खुशी से नाचने लगा। उसे एक पल के लिए लगा कि दादाजी ने शायद उससे ली हुई सारी चीजें वापस लौटा दी थी। इस कार्ड में इतने सारे पैसे थे कि उसे उम्र भर कमाने की जरूरत नहीं थी। दूसरे ही पल उसके मन में ख्याल आया कि वो होटल की नौकरी छोड़कर वापस लौट जाए। उसने मन ही मन खुश होते हुए खुद से बोला, आज सुबह ही मैं सोच रहा था कि काश मेरे पास मेरी पुरानी जिंदगी होती तो मैं तानिया को एक अच्छा सा गिफ्ट दे पाता, और अब मेरे हाथ में मेरी पुरानी जिंदगी है। उसने सर्विंग टेबल को डोर के साइड में ढकेल दिया। अब मुझे इस 2 कौड़ी की नौकरी की जरूरत नहीं है, और टाई उतार कर वापस जाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने जाने के लिए आगे कदम बढ़ाया, उसके मन में ख्याल आया कि वो उस इंसान से मिले जिसने टिप के तौर पर सिर्फ उसे भेजने के लिए इतने सारे पैसे दिए थे, और साथ ही जो जिम्मेदारी उसे आज दी गई थी वो उसे पूरा करना था। उसने रूम पर पहुंचकर अपनी टाई को सही करते हुए डोरबेल बजाई। दरवाजा खुलते ही वो सर्विंग ट्रॉली टेबल को अंदर की तरफ ले जाने लगा। जैसे ही वो दरवाजे से थोड़ा अंदर गया तो उसने देखा कि अंदर बहुत तेज रोशनी आ रही थी, इसलिए वो अंदर खड़े लोगों को ठीक तरह से देख भी नहीं पाया। तभी सामने से एक आवाज आई, अरे वाह, अब तो वाइन भी आ गई है, अब आएगा ना मजा, अब होगी सही मायने में पार्टी। राघव ने देखा उसके सामने एक लंबा नौजवान गले में गोल्ड की मोटी चेन पहने अपने बाल ठीक कर रहा था। वाइन की बोतल को देखते ही उस लंबे नौजवान ने पास में खड़ी लड़की को प्यार से देखा और मुस्कुराने लगा। राघव ने लड़की का चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं देख पाया क्योंकि रूम की लाइट्स काफी तेज थीं और लाउड म्यूजिक की वजह से कमरे में शोरगुल भी बहुत था। राघव ने जब उस आदमी को देखा तो वो तुरंत ही समझ गया कि उसके सामने बैठा आदमी जरूर कोई बहुत अमीर बाप का बेटा होगा। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन रतन बेदी का इकलौता बेटा मॉरिस बेदी था, जिसकी कंपनी करोड़ों की थी। मॉरिस को अपने बाप के पैसे पर बहुत घमंड था और इसी के चलते वो एक काफी रंगीन मिजाज था। महंगे होटल्स में पार्टी करना उसके लिए आम बात थी। I'm sorry मिस्टर मॉरिस, लेकिन मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ, लड़की ने वाइन की बोतल को देखते हुए कहा। राघव की नजर उस खूबसूरत आवाज की तरफ गई और वो उस आवाज को पहचानने की कोशिश करने लगा। जैसे ही लड़की ने मुड़कर राघव की तरफ देखा तो राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो एक पल के लिए खुद को संभाल नहीं पाया। राघव, लड़की ने चौंकते हुए कहा। तानिया, राघव ने चौंकते हुए कहा। उन्होंने एक दूसरे को जैसे ही देखा वो हैरान रह गए थे। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। राघव को विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी वाइफ तान्या आज उसके सामने यहां खड़ी थी। इससे पहले कि तान्या कुछ बोल पाती, उसके मन में बहुत सारी बातें चलने लगीं। वो तान्या को देखकर सुन्न रह गया था। उसने तान्या से पूछा, तान्या तुम यहां? अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई, मैं तुम्हें बताना चाहता था कि ये देखो। राघव तान्या को देखकर बहुत खुश हो गया था। उसके मन में आया कि वो उसे बता दे कि दादाजी ने उसकी पुरानी जिंदगी उसे वापस लौटा दी है, जिस जिंदगी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन तान्या राघव को यूं अचानक देखकर बहुत घबरा गई थी। हालांकि वो आज यहां बिजनेस डील के लिए आई थी, लेकिन उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि राघव उसके सामने आ जाएगा।
और वो भी एक वेटर के तौर पर। मॉरिस को यह सब बहुत अजीब लग रहा था कि कैसे 2 कौड़ी का वेटर तान्या से इतने हक से बात कर रहा था। उसने बीच में ही राघव की बात काटते हुए गुस्से में कहा, तू कौन है? तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन से इस तरह सवाल पूछने की? तभी पास में खड़ी दूसरी लड़की ने मॉरिस से कहा, मिस्टर मॉरिस, आप गलत समझ रहे हैं। दरअसल ये जो आपके सामने खड़ा है वो तान्या का हस्बैंड है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि याशी थी, जो कि तान्या की बेस्ट फ्रेंड होने के साथ साथ उसकी कंपनी में पब्लिक रिलेशनशिप मैनेजर भी थी। हालांकि दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन कहीं ना कहीं याशी तान्या की तरक्की से जलती थी, क्योंकि इतनी कम उम्र में अपनी कंपनी को चलाना बहुत बड़ी बात थी। और साथ ही तान्या को ऑफिस में कई लोग ब्यूटी बॉस भी कहते थे, क्योंकि वो दिखने में बहुत सुंदर थी। और आज याशी ही तान्या को इस होटल में लेकर आई थी, क्योंकि अभी उनकी कंपनी को फंड्स की जरूरत थी। मॉरिस को याशी की बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने कहा, याशी, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। ये वेटर आखिर तान्या का हस्बैंड कैसे हो सकता है? पार्टी में मौजूद सभी लोग अब सिर्फ राघव की तरफ ही देख रहे थे। किसी को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ये नॉर्मल सा दिखने वाला वेटर इतनी हसीन लड़की का हस्बैंड कैसे हो सकता था। हर कोई यही पूछ रहा था। याशी ने आगे कुछ और कहना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वो चाहती थी कि अब तान्या ही सबके सवालों का जवाब दे। तान्या को अब ऐसा लग रहा था कि सबकी सवालिया निगाहें उसकी चुप्पी तुड़वा कर ही रहेंगी। तान्या को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, तो दूसरी तरफ वो बहुत ही हेल्पलेस और शर्मसार महसूस कर रही थी। वहीं राघव बिल्कुल चुपचाप खड़ा था, क्योंकि वो ये देखना चाहता था कि तान्या क्या कहने वाली थी। उसने सोच भी लिया था कि अगर तान्या ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया तो वो यहां से बिना कुछ कहे चला जाएगा, क्योंकि ये एक सीक्रेट शादी थी और इस शादी के बारे में कुछ ही लोगों को पता था। उसे यही लगा था कि तान्या उसे इतने लोगों के सामने कभी नहीं अपनाएगी। क्या तान्या इस बात को सबके सामने कबूल करेगी कि राघव ही उसका हस्बैंड है? तान्या इस पूरी सिचुएशन को अब किस तरह संभालेगी? याशी तान्या के साथ दोस्ती में कौन सा खेल खेल रही थी? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहें राघव बन गया जेंटलमैन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तान्या उठकर वहां से जाने लगी। तभी याशी ने तान्या को रोकते हुए कहा, तान्या उठकर वहां से जाने लगी। तभी याशी ने हर तरफ एक अजीब सी खामोशी फैल गई। सभी की निगाहें तान्या को शक से देख रही थी और वहीं तान्या किसी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की और एक गहरी सांस लेते हुए अपनी चुप्पी तोड़ी। He is my husband। तान्या इस बात को मानने से इनकार करना चाहती थी, लेकिन फिर उसने सबके सामने अपने रिश्ते को कबूल कर लिया था। तान्या की बात सुनकर राघव बहुत खुश हो गया और गहरी सांस भरते हुए मन ही मन कहा, लगता है मैं अभी तक अपनी वाइफ को सही से नहीं जान पाया हूं। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि तान्या ने उसे सबके सामने अपना हस्बैंड कहा था। वहीं दूसरी तरफ तान्या की बात सुनकर रूम में मौजूद हर एक इंसान बहुत ही ज्यादा हैरान था, क्योंकि उनकी निगाहों में तान्या और राघव का कोई भी मेल नहीं था। याशी को लगा था कि तान्या मना कर देगी, लेकिन उसे भी हैरानी थी कि कैसे उसने सबके सामने राघव और अपने रिश्ते को अपना लिया था। पूरे कमरे में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। कमरे में मौजूद सभी लोग तान्या और राघव को देखकर तरह तरह की बातें करने लगे। तभी किसी ने आगे बढ़कर तंज कसते हुए कहा, आखिर कंपनी तो लॉस में जाएगी, क्योंकि इनका पति तो बिल्कुल नाकारा है। यह बात सुनकर पीछे खड़े आदमी ने अपनी सिगरेट सुलगाते हुए आगे आकर कहा, इसकी क्या औकात है? अगर मैं इसकी जगह होता तो अभी तक खुद को मार लेता, और इसे देखो कितना बेशर्म है, अभी तक यहीं खड़ा है। हर कोई राघव को कुछ न कुछ सुना रहा था और उसकी तरफ देखकर हंस रहा था। याशी को यह सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो यही चाहती थी। वो अब देखना चाहती थी कि तान्या अब क्या करेगी।
और अपना सर इतने लोगों के बीच कैसे उठा पाएगी। याशी तान्या से तब से जलती थी जब से वो दोनों कॉलेज में साथ थे। उसे लगता था कि वो तान्या से किसी भी लहजे में कम नहीं थी, लेकिन उसे जिंदगी में आज तक सब कुछ तान्या से कम ही मिला था। आज इसीलिए उसने ये पार्टी इस होटल में रखवाई थी, क्योंकि उसे पता था कि राघव यहीं काम करता था। तो उसने मैनेजर को बोलकर उसे कमरे में भिजवाने के लिए कहा था, ताकि वो तान्या को सबके सामने शर्मसार होते हुए देख सके। लेकिन तान्या जब से इस रूम में आई थी थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, और कहीं ना कहीं वो बहुत पहले ही यहां से चले जाना चाहती थी। तभी तान्या ने मॉरिस को एक नजर देखा और आगे बढ़ते हुए कहा, मिस्टर मॉरिस, आई एम सॉरी, आज मैं आपसे और बात नहीं कर पाऊंगी। ये मीटिंग हम यहीं खत्म करते हैं। इतना कहकर तान्या उठकर वहां से जाने लगी। तभी याशी ने तान्या को रोकते हुए कहा, तुम अभी ऐसे नहीं जा सकती हो तान्या, ये हमारी कंपनी के लिए ठीक नहीं होगा। भूलो मत, हमें अभी फंड्स की जरूरत है। तान्या को अब किसी की बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और उसने जाने का मन बना लिया था। तभी मॉरिस ने तान्या से हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम ऐसे नहीं जा सकती हो तान्या, हमारी मीटिंग अभी पूरी नहीं हुई है। दरअसल अभी तो शुरू हुई है, और अगर तुम यहां से चली गई तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी कंपनी की कुछ मदद करूंगा। मॉरिस की बात सुनकर राघव बहुत गुस्से में आ गया था। वो यही चाहता था कि तान्या जल्द से जल्द यहां से निकल जाए। मॉरिस बिल्कुल नहीं चाहता था कि तान्या अभी यहां से जाए, क्योंकि वो तान्या को बहुत पसंद करता था। उसे तान्या बहुत ही सुंदर और कॉन्फिडेंट लगती थी, लेकिन उसके मन में यह ख्याल कभी नहीं आया था कि वो शादीशुदा होगी, और कहीं ना कहीं वो ये बात जानकर इसे बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। उसके सीने में जैसे आग ही लग गई थी। मॉरिस की बात सुनकर तान्या ने उससे कहा, मिस्टर मॉरिस, आप हमारी मदद कर रहे हैं तो उसके बदले में आपको भी प्रॉफिट मिलने वाला है। तो ये एक तरह की डील है, ना कि आपकी तरफ से कोई एहसान है। और अब ये पार्टी यहीं खत्म हुई मेरे लिए। तान्या ने बिना डरे अपनी बात मॉरिस से कह दी थी, जिसे सुनकर याशी को लगा कि मॉरिस नाराज भी हो सकता था और उसका बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। राघव तान्या की बात सुनकर बहुत खुश हो गया था। उसे सच में आज ये लग रहा था कि वो अभी तक तान्या को सही से पहचान नहीं पाया था, और इतने सारे लोगों के बीच तान्या का कॉन्फिडेंस देखकर उसे तान्या को अपनी वाइफ कहने पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। लेकिन मॉरिस नहीं चाहता था कि तान्या यहां से किसी भी कीमत पर जाए। वो देख रहा था कि याशी के कहने पर भी तान्या नहीं रुक रही थी, इसलिए अब वो और चुप नहीं बैठ सकता था और उसे अपना असली रंग दिखाना ही पड़ा। मॉरिस ने उठकर गुस्से में कहा, अच्छा, तुम्हारी जब मर्जी आओ और जब मर्जी जाओ, तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? उसने अपने साथियों से दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जाओ जाकर दरवाजा बंद कर दो, मैं भी देखता हूं कि कौन मेरी मर्जी के बिना यहां से बाहर जाने की हिम्मत करता है। तभी उसके दो मुस्टंडे साथी दरवाजे को बंद करके खड़े हो गए थे। तान्या को यह सब बहुत ही अटपटा लगा और उसने तुरंत गुस्से में मॉरिस से कहा, कि क्या कर रहे हो? इन सब बातों का क्या मतलब है? मॉरिस ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम इतनी सती सावित्री बनने की एक्टिंग क्यों कर रही हो? जब तुमने यहां आने के लिए हाँ की थी तो तुम्हें इतना तो पहले से ही पता होगा ना कि आज यहां क्या होने वाला होगा। तो इतनी भोली मत बनो। मॉरिस ने पहले ही मन बना लिया था कि आज की रात वो तान्या के साथ बिताएगा, और अब जब तान्या यहां आकर मना कर रही थी तो ये बात उसे बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। ये सुनकर राघव भी चुप नहीं बैठ पाया। उसने मॉरिस को गुस्से में कहा, तुम्हें मेरी वाइफ की कंपनी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप ये सब सॉल्व कर सकता हूं। तो तुम इस मामले से जितना दूर रहोगे उतना तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। यह सुनते ही मॉरिस और उसके साथी जोर जोर से हंसने लगे। मॉरिस ने हंसते हुए कहा, हो, अरे सब ध्यान से सुनो, ये क्या कह रहा है? सभी राघव की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। मॉरिस ने आगे बढ़कर राघव को एकटक देखते हुए कहा, तू पूरी जिंदगी भी कमा ले तो भी इस कंपनी की मदद नहीं कर पाएगा। एक दिन का कितना कमा लेता है तू? 200 या 300? मॉरिस ने जैसे ही अपनी बात खत्म की तो सभी लोग हंसने लगे। ऐसा लग रहा था कि मानो राघव ने खुद अपना मजाक बना लिया था, लेकिन उसने बिना परवाह किए मॉरिस की आंखों में देखते हुए कहा, मैं क्या कमाता हूं क्या नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। राघव की ये बात सुनकर तान्या घबरा गई, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये जानती थी कि मॉरिस ये बात सुनकर चुप नहीं बैठेगा। उसने आगे बढ़कर राघव को समझाते हुए कहा,
तुम्हें अंदाजा भी है कि मेरी कंपनी कितनी लॉस में चल रही है? जोश में आकर तुम ये सब जो बोल रहे हो उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ, यहां तुम्हारा मजाक जरूर बन रहा है। तान्या को अब राघव को अपना हस्बैंड कहने में बहुत शर्म महसूस हो रही थी, क्योंकि उसके हिसाब से मॉरिस की तुलना में उसका हस्बैंड कुछ नहीं था। राघव को यह बात सुनकर बहुत बुरा महसूस हुआ कि उसकी वाइफ भी उसे लूजर ही समझती थी। तभी मॉरिस ने हल्की मुस्कान के साथ राघव से कहा, तूने सुना जो तेरी वाइफ ने अभी अभी कहा? वो भी तुझे और तेरी औकात को अच्छी तरह जानती है, तो अब अपनी औकात में रहकर बात कर। चल इधर आ, अरे वाइन को खोलकर सर्व कर, और इसके आगे तूने कुछ भी बोला तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा। ये बोलते ही मॉरिस अपने साथियों को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। तभी मॉरिस के एक साथी ने कहा, ये तो लंगूर के हाथ में अंगूर जैसी बात हो गई है। राघव कुछ कहना ही चाह रहा था कि तान्या बीच में ही बोल पड़ी, आप लोगों को बोलना था, आपने बोल दिया, और जो हमें सुनना था सुन लिया है। अब हम यहां से जा रहे हैं। जा रहे हैं? मॉरिस ने तान्या को एक टक देखते हुए कहा। मॉरिस ने तान्या के करीब आकर कहा, तान्या, क्या तुम इतनी नासमझ हो या बस दिखावा कर रही हो, या फिर तुम बहुत भोली हो? आज तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम इस दरवाजे से बाहर इतनी आसानी से चली जाओगी? और अगले ही पल उसने तान्या का हाथ कसकर पकड़ लिया। यह देखकर राघव का खून खौलने लगा। उसने गुस्से में मॉरिस से कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को हाथ लगाने की? हाथ छोड़। राघव ने मॉरिस की कलाई को अपने हाथ से कसकर पकड़ लिया। उसके हाथ इतने सख्त थे कि मॉरिस को एक पल के लिए लगा कि जैसे किसी लोहे की चीज ने उसकी कलाई को पकड़ लिया था। उसे बहुत दर्द होने लगा। उसने दर्द से चिल्लाते हुए अपने साथियों से कहा, पकड़ो इसे, आज ये जिंदा नहीं बचेगा। ये सुनते ही उसके साथी राघव को मारने के लिए आगे बढ़े। सभी ने राघव को कसकर पकड़ लिया और उसे पीछे धकेलकर मॉरिस का हाथ छुड़वाने लगे, लेकिन राघव पर इतने सारे लोगों का कोई असर नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ मॉरिस दर्द से कराह रहा था। सभी ने राघव को पकड़कर रखा था, लेकिन राघव का हाथ छुड़ा नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर बाद मॉरिस के एक आदमी ने डाइनिंग टेबल पर पड़ी वाइन की बोतल उठाकर बिना किसी झिझक के राघव के सिर पर दे मारी। जैसे ही बोतल राघव के सिर से टकराई, बोतल के टुकड़े रूम के हर कोने में बिखर गए। बोतल के सर पर पड़ने से राघव के सर से वाइन और खून एक साथ बहुत तेज बहने लगा, लेकिन उसे अपने दर्द का बिल्कुल असर ही नहीं हो रहा था। जिस आदमी को मॉरिस के मुष्टंडों ने पकड़ रखा था वो कोई आम इंसान नहीं है, एक ब्लैक कमांडो था जिसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे मिशंस पूरे किए थे। लेकिन तान्या को अभी तक राघव की सच्चाई का अंदाजा नहीं था। वो बस उसके सर से खून बहता देखकर बहुत घबरा गई थी और उसने जोर से चिल्लाकर कहा, राघव छोड़ दो उसे, अब देखो देखो तुम्हारे सर से खून बह रहा है। तान्या और राघव पिछले 2 सालों से साथ रह रहे थे, लेकिन आज जब उसने राघव को इतनी तकलीफ में देखा था तो वो खुद को संभाल नहीं पाई और उसकी ये हालत देखकर उसकी चीख निकल गई। तान्या की बात सुनकर राघव ने मॉरिस का हाथ छोड़ दिया था, लेकिन मॉरिस की कलाई बहुत लाल पड़ गई थी। उसने गुस्से में राघव को देखते हुए कहा, तुझे तो मैं सबक सिखाऊंगा, अब तू मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगा। अब तुझे पता चलेगा कि मॉरिस बेदी कौन है। और अगले ही पल उसने अपने आदमियों को इशारा किया कि वो सभी राघव को घेर लें। मॉरिस का इशारा देखते ही उसके साथी राघव को घेर के खड़े हो गए थे और उन सभी के हाथों में एक एक वाइन बोतल थी और किसी भी पल वो सभी राघव के सर पर तोड़ने को तैयार थे। क्या राघव अब मॉरिस के हाथों जिंदा बच पाएगा? क्या यह पूरा खेल याशी का रचा हुआ था? क्या मॉरिस तान्या को वापस जाने देगा? राघव और तान्या की ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो इस नाम की शादी को निभा रहे थे? आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी और इन सभी की लाइफ में आगे क्या होने वाला है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए राघव बन गया जेंटलमैन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शिवम ने बहुत मुश्किलें देखी थी वाला था। वहीं दूसरी तरफ याशी ने सोचा नहीं था कि बात इतना आगे बढ़ जाएगी। उसने राघव को समझाते हुए कहा, राघव अभी वक्त है, मिस्टर मॉरिस से माफी मांग लो, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ हमें भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तान्या तुम ही समझाओ ना राघव को। याशी और तान्या ने बहुत समझाने की कोशिश की राघव को, लेकिन उसने झुकने से इनकार कर दिया था। यह देखकर मॉरिस ने अपने साथियों से कहा,
जब तक ये मेरे सामने झुक नहीं जाएगा तब तक इसके सर पे बॉटल्स मारते रहो। और दूसरे ही पल राघव के सर पर सभी ने बॉटल्स मारना शुरू कर दिया, लेकिन राघव को उन बॉटल्स से कुछ असर नहीं हो रहा था। वो पिछले 2 सालों से बहुत चुप रहा था और उसे अपनी चुप्पी तोड़ने और खुद के अंदर के ब्लैक कमांडो को जगाने के लिए यह दर्द बहुत जरूरी लगा। उसके सर से वाइन के साथ खून भी रिस रहा था और उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। यह देखकर तान्या ने चिल्लाकर कहा, मत मारो उसे, छोड़ दो, मत मारो। मॉरिस ने एक नजर तान्या की तरफ देखा और हंसकर कहा, छोड़ दो इसे। तान्या राघव को देखकर बहुत परेशान हो गई, लेकिन वहां मौजूद सभी लोग ये बात समझ चुके थे कि आज राघव झुकने वाला नहीं था, क्योंकि इतनी मार खाकर भी वो चुप खड़ा था। उसकी जगह कोई और होता तो अभी तक हार मान चुका होता। उसने गुस्से में एकटक देखकर मॉरिस से कहा, टिप तूने दी थी मुझे यहां बुलाने के लिए? मैं और तुझे बुलाने के लिए पैसे दूंगा, मॉरिस ने कहा। याशी राघव की बात सुनकर घबरा गई थी। उसे डर था कि राघव को यह बात न पता चल जाए। उसने बात को संभालते हुए कहा, मिस्टर मॉरिस, अब बस बहुत हुआ, प्लीज इसे अब हम यहीं खत्म करते हैं। आप चाहें तो हम दोनों कहीं और जाकर ये मीटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। याशी को नहीं पता था कि उसका छोटा सा खेल इतना बड़ा रूप ले लेगा। मॉरिस ने एक नजर याशी की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये तुमने ठीक कहा और तुम्हारे लिए मैं ये कर सकता हूं। मॉरिस ने अपनी बात कही और याशी को कसकर पकड़ लिया। थैंक यू मिस्टर मॉरिस। याशी ने राहत की सांस ली और तान्या की तरफ बढ़कर कहा, तान्या अब तुम इसे हॉस्पिटल ले जाओ। तान्या याशी को मॉरिस जैसे आदमी के साथ अकेले छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि याशी ने खुद अपने आप को उसके हवाले कर दिया था। तान्या ने राघव को हॉस्पिटल ले जाने की बात कही, लेकिन राघव ने हॉस्पिटल जाने से साफ इनकार करते हुए कहा, तुम जाओ तान्या, मैं याशी को इस दरिंदे के साथ इस हाल में छोड़कर यहां से नहीं जा सकता। वो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना जानती है। अब तुम हीरो बनना छोड़ो और मेरे साथ हॉस्पिटल। तान्या ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, मैं ठीक हूं तान्या, तुम जाओ यहां से। राघव ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। राघव की बात सुनकर तान्या बहुत गुस्सा हो गई और राघव को उसके हाल पर छोड़कर वहां से निकल गई। राघव ने एक नजर उसे जाते देखा और अपना कोट उतारकर अपने चेहरे से खून साफ करने लगा। मॉरिस भी याशी के साथ उस कमरे से बाहर जाने लगा, लेकिन अगले ही पल वो कमरे के अंदर वापस आकर घूर कर राघव की तरफ देखने लगा। तब याशी ने मॉरिस को देखकर कहा, चलिए मिस्टर मॉरिस। मॉरिस ने मुस्कुराकर याशी से कहा, चलते हैं डार्लिंग, इतनी जल्दी क्या है, पहले इस आदमी का हिसाब बराबर कर दूं, मैं बाद के लिए कोई काम नहीं छोड़ता हूं। यह कहकर उसने अपने साथियों को इशारा कर राघव को कुर्सी से बांधने के लिए कहा और अपना फोन निकालकर एक नंबर डायल करने लगा। थोड़ी देर बाद कमरे में हलचल सुनकर होटल में काम करने वाला राघव का दोस्त ललित अंदर आया। उसने जैसे ही राघव को खून से लथपथ कुर्सी से बंधा देखा तो बहुत परेशान हो गया। उसने राघव के करीब आकर कहा, भाई क्या हुआ तुझे? ललित राघव की ये हालत देखकर बहुत परेशान हो गया, लेकिन राघव अपनी पुरानी जिंदगी को पाकर मुस्कुरा रहा था। उसने ललित के कान में फुसफुसाते हुए कहा, ललित मुझे तो लग रहा है कि आज मैं दोबारा जिंदा हो गया हूं और जैसे कि मुझ में जान आ गई है। और तुझे पता है मेरी जेब में जो कार्ड है उसमें कितने रुपए हैं? राघव आज अपने दादाजी का वादा खत्म होने के बाद अपनी पुरानी जिंदगी में लौटकर इतना खुश था कि उसे दर्द तकलीफ कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उसे अपने डेबिट कार्ड से इतना मोह नहीं था, उसे बस मॉरिस जैसे दरिंदे को मारने में बहुत मजा आ रहा था। ललित राघव की बात सुनकर आश्चर्य से देखने लगा। वहीं याशी को लगा था कि सब कुछ ठीक हो गया। राघव को कुर्सी से बंधा देख उसका दिल भी जोरों से धड़कने लगा। ललित ने मॉरिस के पास जाकर नर्म आवाज में कहा, मॉरिस सर प्लीज इसे माफ कर दीजिए, दरअसल इसे कुछ गलतफहमी हो गई है, प्लीज इसे जाने दीजिए। मॉरिस ने ललित को एक टक देखा और कहा, इसे बोल कि अभी घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगे, वरना मैं इसे आज छोड़ने वाला नहीं हूं। तब याशी ने आगे आकर राघव को समझाया, तुम क्यों मुझे और तान्या को मुसीबत में डाल रहे हो? अगर तुम अभी माफी मांग लोगे तो हमारी कंपनी डूबने से बच जाएगी, और मैंने ही टिप दी थी तुम्हें यहां बुलाने के लिए। याशी की बात सुनकर राघव चौंक गया। उसने एक टक याशी को देखते हुए कहा, क्या तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने बस एक छोटा सा मजाक किया था, मुझे नहीं पता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी।
याशी ने बात को टालते हुए कहा। मॉरिस ने एक नजर राघव और याशी को देखा और अपनी सिगरेट जलाते हुए कहा, तेरे लिए अब यही बेहतर होगा कि तू चुपचाप अपनी वाइफ को मेरे साथ रात बिताने के लिए भेज दे। इससे तेरे दो फायदे होंगे, एक तो तेरी जान बच जाएगी और दूसरा मैं उसकी मदद कर दूंगा। आखिर तेरी जवान वाइफ की जवानी मेरे काम आएगी, तभी तो मैं भी उसके काम। मॉरिस अपनी बात खत्म करने ही वाला था कि राघव ने अपना पूरा जोर लगाकर कुर्सी के दो टुकड़े कर दिए और आगे बढ़कर मॉरिस के गाल पर जोर का तमाचा जड़ दिया। उस चांटे की गूंज इतनी तेज थी कि मॉरिस के कान बजने लगे और वहां मौजूद बाकी लोग ये देखकर सन्न रह गए। याशी और ललित को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। ललित को लगा कि जैसे उसका दोस्त पागल हो गया था, क्योंकि मॉरिस पर हाथ उठाने की बात कोई सोच भी नहीं सकता था। मॉरिस गुस्से में राघव को मारने के लिए बढ़ा। तेरी ये मजाल, तूने मुझे चांटा मारा। मॉरिस ने जैसे ही राघव को मारना चाहा तो राघव ने उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया और बोला, हाँ, क्या बोल रहा था तू मेरी बीवी के बारे में? बोल अब। इतना कहकर उसने मॉरिस का हाथ पकड़ा और उसके दूसरे गाल पर एक और कसकर तमाचा जड़ दिया। तमाचा इतनी जोर से पड़ा था कि मॉरिस कुछ पल के लिए अपने होश खो चुका था। मॉरिस के सभी आदमी मॉरिस को संभालने के लिए आगे आए, लेकिन मॉरिस ने सभी को धक्का देकर पीछे धकेल दिया। मॉरिस की हालत देखकर राघव मन ही मन मुस्कुराने लगा, क्योंकि बहुत समय बाद आज उसे लड़ने और अंदर के कमांडो को जगाने का मौका मिला था। उसने मॉरिस की तरफ देख के कहा, किसे फोन किया था तूने? आया नहीं अभी तक? जितने ज्यादा लोगों को बुला सकता है बुला ले। तभी ललित ने मॉरिस को देखते हुए हाथ जोड़कर कहा, मॉरिस सर प्लीज मेरे दोस्त को जाने दो, मेरा दोस्त होश में नहीं है, प्लीज। मॉरिस ने घूर कर ललित को देखा और कहा, क्या बोला तू? इसे जाने दूं? यह कहकर उसने ललित के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ही पल राघव ने मॉरिस का हाथ पकड़ लिया और गुस्से में कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त पर हाथ उठाने की? तेरी लड़ाई मुझसे है। और अगले ही पल कमरे की लाइट चली गई, जिससे कमरे में अंधेरा हो गया। उस अंधेरे कमरे में ही बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन जो गुंडे आए थे वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। ये गुंडे इस शहर की सबसे बड़ी गैंग जोजो गैंग के थे। इस गैंग का लीडर जोजो भाई था, जिसकी शहर में बहुत धाक थी। जोजो भाई को शहर की पुलिस भी सलाम करती थी। जोजो की हाइट 6 फीट 2 इंच थी और उसका शरीर और बॉडी देखकर अच्छों की हवा टाइट हो जाती थी। जोजो ने मॉरिस के पास आकर कहा, क्या बात है मॉरिस भाई, हमको कैसे याद किया? बताइए किसकी कब्र खोदनी है? मां कसम इसी कमरे में उसकी कब्र खोद देंगे। जोजो के आते ही मॉरिस खुश हो गया। उसने जोजो से कहा, जोजो भाई, ये सामने खड़ा हुआ पागल देख रहे हो ना, इसे सबक सिखाना है, जल्दी खत्म करो, क्योंकि इसके बाद मुझे एंजॉय भी तो करना है। और मॉरिस ने याशी का हाथ पकड़ लिया। जोजो ने मॉरिस से हल्की मुस्कान के साथ कहा, भाई इसकी क्या टेंशन, आप जाओ मजे करो। इतना कहकर जोजो ने अपने आदमियों को इशारा किया। राघव जोजो को देखकर मन ही मन सोचने लगा, मैं बहुत चुप रह लिया, लेकिन आज नहीं, आज ये चुप्पी तोड़ने का वक्त आ गया है। क्योंकि राघव को अंधेरे में भी लड़ने की ट्रेनिंग दी गई थी। उसे किसी बात का डर नहीं था। ये सोचते ही उसने जोजो और उसके साथियों को लड़ने का इशारा किया। राघव का इशारा देखकर जोजो ने धीमी मुस्कान के साथ अपने आदमियों को आंखों से लड़ने का इशारा किया और देखते ही देखते सभी ने राघव पर हमला कर दिया। राघव ने ललित को पहले ही छुपने के लिए बोल दिया था। उन गुंडों ने राघव पर स्टील के पाइप से वार किया, लेकिन उस पर कुछ असर नहीं हुआ। राघव जितनी स्पीड किसी में नहीं थी, वो लोहे के पाइप से सभी को मार रहा था। ललित चुपके से ये सब देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे राघव के अंदर किसी पहलवान या ब्रूस ली की आत्मा आ गई हो। राघव की फुर्ती को देखकर सभी हैरान थे और देखते ही देखते जोजो भाई के भी सभी आदमी जमीन की खाक छान रहे थे। वहीं दूसरी ओर याशी भी ये देखकर हैरान थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि राघव इतने सारे लोगों से अकेला लड़ पाएगा। साथ ही साथ उसे मॉरिस का गुस्सा देखकर भी चिंता हो रही थी। वहीं मॉरिस जोजो के आदमियों को इस तरह जमीन पर देखकर गुस्से में लाल हो गया था। वो किसी भी पल राघव को जान से मारने को तैयार था। अब अपने सभी आदमियों को यूं बेहाल जमीन पर पड़े देख जोजो का गुस्सा बढ़ गया और वो सीधे राघव को मारने के लिए आगे बढ़ा। राघव ने बिना समय गंवाए उसकी कलाई काट दी और उसका दूसरा हाथ मोड़ दिया। जोजो से यह दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और उसकी चीख निकल गई, आह! उसके बाद राघव ने उसके घुटने के पीछे वार किया।
सिर्फ 40 सेकंड में देखते ही देखते जोजो भी अपने साथियों की तरह जमीन पर ढेर हो गया और गिरते ही राघव से अपनी जान की भीख मांगने लगा। मास्टर मैं गलत था, आप उनको माफ कर दे यार। राघव ने उसके ऊपर अपना पैर रखते हुए कहा, तुझे मैं एक शर्त पर जिंदा छोड़ूंगा। आज के बाद तू मुझे जहां भी देखेगा मुझे बॉस बोलकर अपना सर झुकाएगा। जोजो ने राघव की शर्त मानते हुए कहा, यस बॉस। यह सुनकर राघव ने चिल्लाकर कहा, चलो निकलो यहां से, नहीं तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जोजो की सारी गैंग पलक झपकते ही वहां से गायब हो गई। मॉरिस की हालत अब बहुत खराब थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर इस सादे से दिखने वाले आदमी ने इतने लोगों को कैसे मारा। राघव स्टील का पाइप हाथ में लिए मॉरिस की तरफ बढ़ा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, और किसी को बुलाना है? मॉरिस ने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया था, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि अगर उसने उसे कुछ कहा तो राघव उस स्टील के पाइप से उसका सिर फोड़ देगा। क्या चाहिए? मॉरिस ने राघव से पूछा। राघव ने एकटक मॉरिस को देखा और कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बीवी से दूर रहना। जिस दिन तू मेरी बीवी के आस पास भी दिखा, वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इतना कहकर राघव ने याशी की तरफ एक नजर देखा और बिना कुछ कहे वो ललित के साथ वहां से चला गया। और उसे लगा नहीं था कि याशी तानिया को मॉरिस जैसे दरिंदे के सामने इस तरह होटल में लाएगी और साथ ही साथ टिप देने का खेल रचेगी। याशी ने मॉरिस से पूछा, मिस्टर मॉरिस, क्या आप ठीक हैं? मॉरिस ने उसे धक्का देकर पीछे किया और कहा, गेट आउट, तुम्हारी कंपनी पर तुम्हें ताले लगवाऊंगा। इतना कहकर गुस्से में मॉरिस उस कमरे से निकल गया। उसे इतना गुस्से में देख याशी ने जल्दी से अपना फोन निकाला और तानिया को कॉल किया। अब मॉरिस अपनी बेइज्जती का बदला कैसे लेगा? राघव के अतीत में और कौन से राज छुपे थे? ये सब जानकर तानिया क्या कदम उठाएगी?